नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या आईएएस क्लासेस में। और इस क्लास में हम जो बेसिकली इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब कि जैसे हमारा इकोनॉमी का विदेश व्यापार से संबंधित पार्ट चल रहा है, तो उस पार्ट को हम उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ रहे हैं। और इन्हीं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से हम ये टॉपिक भी क्लियर करते जा रहे हैं। देखिए, हमारा एक्सचेंज रेट और सिस्टम में कल हमने नीर रीर और आपका RER और रीर, ये हमने कॉन्सेप्ट समझे थे। नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट के बारे में हमने समझा था। देखो, इसके बाद हमें भारत की भी जो विनिमय दर प्रणाली है, इसको समझना चाहिए। और आज के सेशन की हेडिंग भी यही है अपनी, भारत में विदेशी विनिमय दर प्रणाली। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि जो भी विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, उस विद्यार्थी को ये मस्ट है कि विदेश व्यापार वाला चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। तो पुराने लेक्चर देख लेना यदि कोई शंका हो तो। और साथ ही साथ ये जो आज का चैप्टर है, ये आपको एक तो इस पर्सपेक्टिव से भी जानना पड़ेगा कि भैया भारत में जो हमारे प्रणाली है विनिमय दर की, वो किस प्रकार से काम करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारी हेडिंग है भारत में नहीं, विदेश में ना। हाँ, भारत पे कर लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट कर लेते हैं। आपको ये कलर तो क्लियर है ना, ग्रीन पे ये वाला, वाइट वाला। हाँ, चलिए, भारत में विदेशी विनिमय दर प्रणाली। देखो, ये बेसिकली आपको अधिकतर बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन इतनी क्लिष्ट भाषा में लिखा हुआ है, इतनी टिपिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि समझ में नहीं आता। इतनी बहुत ही क्लिष्ट भाषा में लिखा हुआ है। ये आपको क्लियर तो दिख रहा है ना बोर्ड पे? चलिए, आई थिंक अब क्लियर है। देखो, दृष्टि में इसके बारे में मेंशन कर रखा है, लेकिन उसने भी क्या कर रखा है, इंग्लिश का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स है उनको हिंदी में ट्रांसलेशन कर रखा है, तो वो बड़ी क्लिष्ट भाषा हो जाती है। और सो क्लिष्टता से आपको नहीं समझ में आएगा, आपको ये समझना ही पड़ेगा बड़े साधारण अपने आम जो हमारे जीवन में हम अर्थव्यवस्था देखते हैं, जो फील करते हैं, उसी के माध्यम से आपको इसको समझना पड़ेगा। तो भारत में विदेशी विनिमय दर प्रणाली समझते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया, मेरा प्यारा भारत देश। देखो, इसको समझेंगे तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी उनको समझते हैं कि हमारे यहाँ पर जो प्रणाली चलती है, पहले कुछ प्रणाली उन प्रणालियों को देखते हैं। जैसे पहली एक प्रणाली हम समझेंगे जिसको बोलते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली। स्थिर से तात्पर्य क्या है? स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो, जैसा कि ये लाइन है, इससे आपको बड़ा क्लियर होगा, ये सरल भी है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में जो एक्सचेंज रेट है उसका निर्धारण सरकार कर देती है। हाँ, सरकार कर देती है, या भी आपके कोई भी मौद्रिक प्राधिकरण होता है या मॉनेटरी प्राधिकरण अथवा अथॉरिटी जिसके पास होती है, वो क्या कर देता है, तय कर देता है कि भैया $1 दोगे तो इतना रुपये मिलेगा, 1 पाउंड दोगे तो इतना रुपये मिलेगा, 1 येन दोगे तो इतना रुपये मिलेगा, 1 रैन मिनबी चाइना की दोगे तो इतना रुपये मिलेगा। मतलब कैसा है? स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। कैसा है? स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। और इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण करता है सरकार। तो 2-3 बातों का इसमें विशेष ध्यान रखना है हमें। पहला एक्सचेंज रेट देखते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेबल। क्या बोलते हैं? स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और स्टेबल का मतलब क्या हो गया हिंदी में? स्थिर। स्थिर स्थिर विनिमय दर प्रणाली। देखो, मैं यहाँ तो लिख देता हूँ, फिर बाद में इसका ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं करूँगा, कुछ विशेष जो शब्द है उनका कर दूंगा, तो आप समझ जाना। एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब विनिमय दर प्रणाली। एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब विनिमय दर प्रणाली। क्या कहता है ये एक्सचेंज रेट सिस्टम? पहला ही इसमें कीवर्ड क्या है? सरकार। सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण। सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा ही क्या किया जाता है भैया? विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। तो कीवर्ड इसमें क्या है?
कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली में क्या होता है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार या मौद्रिक जो प्राधिकरण है वो क्या करता है, एक्सचेंज रेट का निर्धारण करता है। तो एक्सचेंज रेट का निर्धारण कौन करेगा, सरकार या जो भी मौद्रिक प्राधिकरण कर रही है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलेंगे। सिंपल है, बड़ा ही सरल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि मैं अपने प्यारे भारत देश की बात करूं तो भारत देश में कौन करेगा, यह कार्य भारत में आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारत में कौन करता है ये काम, भारत में आरबीआई करती है। क्लियर है, कोई इशू, क्लियर। देखो इससे रिलेटेड दो टर्म और हैं, एक होता है अवमूल्यन, एक होता है अधिमूल्यन। अवमूल्यन अधिमूल्यन क्या होता है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा उसमें समझेंगे। लेकिन अभी आप केवल इतना सा समझ लो, जो भी मूल्य में गिरावट या जो भी मूल्य में आपको बढ़ोतरी करनी है, यदि इस प्रकार का बढ़ाना और घटाना आप जानबूझकर करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, अवमूल्यन और अधिमूल्यन कहते हैं। क्या, किसी लड़के को जानबूझकर बिगाड़ रहे हो ना आप, या किसी लड़के को जानबूझकर उसके मूल्य में आप बढ़ोतरी कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, अवमूल्यन या अधिमूल्यन। अब यहाँ समझेंगे अव मतलब क्या होता है, अधि मतलब बढ़ाना क्या होता है, ये हम बाद में देखेंगे, है ना। बस इतना सा ध्यान रखना कि ये जो प्रणाली है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली है, इसमें दोस्तों जो एक्सचेंज रेट है, इस एक्सचेंज रेट को हम क्या करते हैं, जब जानबूझकर घटाते हैं या जानबूझकर बढ़ाते हैं, जिसके लिए इकोनॉमी में टर्म यूज़ में लिया जाता है अधिमूल्यन और अवमूल्यन। कौन सा टर्म यूज़ में लिया जाता है, अधिमूल्यन और अवमूल्यन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। हाँ, तो ध्यान रखना, अब कहीं पर भी अखबार में अगर लिखा आ जाए कि ये अधिमूल्यन कर दिया गवर्नमेंट ने करेंसी का या अवमूल्यन कर दिया, तो इट मीन्स ये भैया जानबूझकर किया गया है। कैसे किया गया है, यह उतार चढ़ाव जानबूझकर किया गया है। क्लियर है। चलिए, अब ये स्टेबल एक्सचेंज रेट है ना दोस्तों, इसके दो प्रकार देखने को मिलते हैं। इसके दो प्रकारों को समझ लेते हैं हम। एक दोस्तों गोल्ड का स्वर्ण मान प्रणाली होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम होता है। क्या, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब स्वर्ण का, क्या, स्वर्ण मान प्रणाली भी इसको कहते हैं, स्वर्ण मान प्रणाली इसको कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, स्वर्ण मान प्रणाली। आगे लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, विनिमय दर की स्वर्ण मान प्रणाली क्या कहती है साहब। ये देखो, ये भी बड़ी शानदार प्रणाली, इसको भी आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। देखो, कोई भी ट्रेड होता है ना किसी भी कंट्री में, तो अगर आपके पास कोई रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप किस में ट्रेड कर सकते थे। आप जानते हैं कि हिस्टोरिकल, हम एंशंट जब हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें भी जो एक्सचेंज का मीडियम गोल्ड हुआ करता था। क्या, गोल्ड हुआ करता था। ये आज भी हमारे जारी था। तो स्वर्ण मान प्रणाली जो है विनिमय दर की, उसमें क्या होता है दोस्तों, इसको समझना, इसकी जो लैंग्वेज है वो तो बड़ी क्लिष्ट दे रखी है, आप इसको सरलता से समझना। जैसे 1 ग्राम है, सपोज करना है ना, 1 ग्राम की वैल्यू हमारे यहाँ पे 1000 रुपये है। कितनी, 1000 रुपये है। 1 ग्राम की वैल्यू यूएसए में मैं चले गया तो यूएसए में सपोज करो $10 है या ज़्यादा है। और यदि अपन चाइना चले गए तो चाइना में हमने देखा 1 ग्राम की वैल्यू आपके 200 रेनमिनी भी है। क्लियर। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो गोल्ड है, हम ये देखते हैं कि जिस कंट्री में भी भैया गोल्ड जो है, हम एक साझी इकाई बनाते हैं स्वर्ण की, और उस साझी इकाई के माध्यम से हम प्रत्येक देश की जो करेंसी है उसका मूल्य हम किस में परिभाषित करते हैं, स्वर्ण में परिभाषित करते हैं। जैसे कि 1 ग्राम में यहाँ पर 1000 रुपये वैल्यू है, 1 ग्राम में वहाँ $10 वैल्यू है, 1 ग्राम में वहाँ 200 रेनमिन भी वैल्यू है। तो ये जो हम परिभाषित कर रहे हैं ना स्वर्ण में विनिमय दर को, वही आपकी क्या कहलाती है, स्वर्ण मान प्रणाली कहलाती है। क्लियर है। हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है, हर एक करेंसी जो होती है उसका मूल्य दूसरी करेंसी में निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं,
प्रत्येक करेंसी के स्वर्ण मूल्य की तुलना करते हैं। जैसे हमें ये रुपए की तुलना अगर डॉलर से करनी है तो हम ये देखेंगे कि ये कितने रुपए में भैया 1 ग्राम सोना खरीद के लेके आ सकता है और ये कितने रुपए में 1 ग्राम सोना खरीद के ला सकता है, तो उससे उसकी पावर देखी जाती है। हाँ, उस करेंसी की पावर देखी जाती है और उसके पश्चात ही हम यह देखते हैं कि एक करेंसी का मूल्य दूसरी करेंसी में निर्धारित करने के लिए हम प्रत्येक करेंसी का स्वर्ण मूल्य क्या करते हैं, तुलना करते हैं। उसी के बाद हम बता सकते हैं कि साहब $1 में जैसे 70 रुपये आ रहे हैं, तो ये हमने कैसे तय किया कि सपोज करो $1 में 1 ग्राम सोना आता है, तो यहाँ पर भी 70 रुपये में 1 ग्राम सोना आता है। इस प्रकार से हम एक दूसरे का क्या करते हैं, एक दूसरे की करेंसी का निर्धारण करते हैं। क्लियर। और प्रत्येक करेंसी को हम किससे कैलकुलेट करते हैं, सोने से कैलकुलेट करते हैं, स्वर्ण के मान से कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। क्लियर है, क्लियर है। और एक बात का ध्यान रखना, सन 1920 के दशक से पहले संसार के अनेक रीजन्स में, अनेक कंट्रीज में ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट प्रचलित था। क्लियर है, कोई शंका इसमें? चलें आगे। दोस्तों, जो हम स्थिर विनिमय प्रणाली देख रहे थे, इसमें दूसरा आता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। कौन सा? ब्रेटन वुड्स सिस्टम, विनिमय दर का ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या बोलते हैं इसको? ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। देखो क्या है ये ब्रेटन वुड्स, बेसिकली ये यूएसए से रिलेटेड था। सरलता में देखना इसको। इस सिस्टम में क्या करते हैं, जितनी भी करेंसी है, हाँ, हम जितनी भी करेंसी है उसका एक करेंसी से रिलेशन देखते हैं। जैसे कि, और वह एक करेंसी कौन सी है, डॉलर है। वह एक करेंसी कौन सी है, डॉलर। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जितनी भी करेंसियाँ हैं उसको एक करेंसी के साथ क्या कर दिया जाता है, रिलेट कर दिया जाता है, संबंधित कर दिया जाता है। क्लियर है। और वो सामान्यतः कौन सा डॉलर माना जाता है, अमेरिकी डॉलर लिया जाता है। कौन सा? अमेरिकी डॉलर लिया जाता है। क्लियर है। और दोस्तों, इसमें भी क्या करते थे, ब्रेटन वुड्स सिस्टम में ये जो डॉलर की वैल्यू है, ये डॉलर की वैल्यू गोल्ड से तय कर ली जाती थी। किससे? गोल्ड से। हाँ, स्वर्ण से, स्वर्ण के मूल्य के द्वारा हम डॉलर की वैल्यू तय कर लेते थे, गोल्ड वैल्यू के माध्यम से। जैसे मैंने आपको बताया कि $1 आप लेके गए तो आपको 1 ग्राम सोना मिल गया। इस तरीके से डॉलर की वैल्यू भी स्वर्ण द्वारा निर्धारित कर ली जाती थी। यही आपका क्या था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम था। क्लियर है। अगली बात, ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम में एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम में किसी भी करेंसी का आपको कोई समता मूल्य देखना था कि साहब मेरे इक्विवेलेंट इस करेंसी का कितना मूल्य है, हाँ, तो उसका समायोजन केवल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अनुमति से ही संभव हो सकता था। 14 चलती थी, कुल मिला के 14 चलती थी। इस विनिमय दर प्रणाली में यदि आपको देखना था कि साहब मेरी करेंसी और आपकी करेंसी दोनों का यदि आपको इक्विवेलेंट समायोजन करना है, या देखना है कि भैया तू मुझे कितना पैसा दे देगा, विनिमय दर कि तू मुझे $10 दे रहा है तो मैं तेरे को कितना पैसा दूँ, ये जो बेसिकली समायोजन है, इसका भी भैया समता मूल्य निकालने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनुमति लेनी पड़ती थी। और उसी के बाद संभव हो पाता था कि भैया एक दूसरी करेंसी की समता का मूल्य समायोजन किया जाता था। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो हमने क्या देख लिया, एक बार इसको पुनः देख लो। हमने एक्सचेंज रेट सिस्टम देखा, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम जो भारत में चलता था। हमने एक स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम देखा। देखो मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा ना इसकी, तब आपको ये काम आएगी कि भारत में कब हमारे स्टेबल रेट सिस्टम चलती थी, कब फ्लोटिंग हुई, कब मैनेज्ड हुई। इसलिए आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है। उसके बाद हम लास्ट में 5-7 मिनट में उसकी हिस्ट्री समझेंगे और उसको फिनिश कर लेंगे। इसके हमने 2 पार्ट देखे स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के। एक हमने गोल्ड स्टैंडर्ड रेट सिस्टम देखा और दूसरा ब्रेटन वुड्स सिस्टम देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, दूसरे नंबर का जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये तो था स्टेबल, और ये दूसरा कौन सा है, फ्लोटिंग, मतलब परिवर्तनीय। परिवर्तनीय या तैरती विनिमय दर प्रणाली। तो दूसरी कौन सी दोस्तों, फ्लोटिंग, फ्लोट करती हुई, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम।
हिंदी में परिवर्तनीय या तैरती विनिमय प्रणाली। परिवर्तनीय या तैरती विनिमय दर प्रणाली। बड़ी सिंपल सी बात है, शब्द पकड़ लो। क्या हो रहा है इसमें? चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, विनिमय दर में परिवर्तन हो रहा है। और ध्यान करो, जब भी परिवर्तन होता है विनिमय दर में तो कौन सा फैक्टर काम आता है? बाजार की शक्तियाँ काम आती हैं। तो ध्यान रखना, ये फ्लोटिंग रेट जो है, एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये आपके डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। ये कल भी मैंने आपके साथ चर्चा करी थी, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। और जहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई आ गई, इट मीन्स बाजार आ गया, मार्केट आ गया। तो ये जो फ्लोटिंग रेट है, एक्सचेंज रेट सिस्टम है, बाजार में यदि डॉलर भरपूर पड़ा हुआ है तो डॉलर के भाव कम हो जाएंगे। बाजार में यदि डॉलर की शॉर्टेज है और आपको डॉलर की आवश्यकता है तो डॉलर के भाव बढ़ जाएंगे। तो ये टोटली किस पर डिपेंड करता है? मांग एवं आपूर्ति पर डिपेंड करता है, बाजार की शक्तियों के आधार पर काम करता है। तो जो परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली है, इसमें विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है? बाजार की शक्तियों से होता है, अर्थात डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? परिवर्तनीय या तैरती हुई या तैरती विनिमय दर प्रणाली। क्लियर है? क्लियर? चलो तीसरा और देख लेते हैं। तीसरा हमने देख लिया स्टेबल, हमने देख लिया फ्लोटिंग, और तीसरा है मैनेज्ड। अब हम कर लेते हैं मैनेज्ड। मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज्ड को क्या बोलेंगे? प्रबंधित। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? प्रबंधित। क्या बोलेंगे? प्रबंधित बोलेंगे। प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली, इसको समझते हैं। देखो, जो मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम है ना, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये क्या है? ये संकर है, मिश्रित उत्पाद है। किसका? स्टेबल का और फ्लोटिंग का। स्थिर और परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणालियों का ये क्या है? मिश्रित रूप है। स्थिर प्लस परिवर्तनीय एक्सचेंज रेट का ये क्या है? प्रबंधित जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर प्रणाली है, इसका क्या है दोस्तों? ये दोनों का मिला जुला रूप है, मिश्रित रूप है। ये कैसा है? मिश्रित रूप है। किसका? स्थिर और परिवर्तनीय एक्सचेंज रेट का मिश्रित रूप कौन सा है? मिश्रित। छोटी की मात्रा आएगी भाई, छोटी बड़ी में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। स्थिर और परिवर्तनीय जो आपकी एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर प्रणाली है, उसका मिश्रित रूप क्या कहलाता है? मैनेज्ड विनिमय दर प्रणाली कहलाता है। कैसे? देखो, इसमें दोनों फैक्टर काम करते हैं, परिवर्तनीय वाला भी और स्थिर वाला भी। देखो, विनिमय दर का निर्धारण तो किस पर छोड़ दिया जाता है? बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। परिवर्तनीय का मतलब, विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? बाजार शक्तियां करती हैं। कौन करती है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्रिय बंधु? बाजार की शक्तियां करती हैं। लेकिन ये बाजार की शक्तियां अपने हिसाब से मैनिपुलेट ना कर ले बाजार विनिमय दर को, तो इसलिए दोस्तों इसके बेहतर प्रबंधन के लिए, विनिमय दर के बेहतर प्रबंधन के लिए हम ये जो स्थिर है इसको भी यूज़ में लेते हैं। मतलब कि इसका संचालन प्रशासन के द्वारा, प्रशासनिक विधि के द्वारा भी किया जाता है। मतलब प्रशासन आ जाता है, कुल मिला के बात ये है। इसका जो है प्रशासनिक निकाय भी इसके साथ बेहतर इसके प्रबंधन के लिए काम करता है। कोई ना कोई प्रशासनिक निकाय इसके प्रबंधन के लिए काम करता है। स्पष्ट है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यदि ऐसी विनिमय दर प्रणाली जिसमें स्थिर और परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणालियों का मिश्रित रूप देखा जाता है, तो वह आपकी मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम कहलाता है, या जिसको बोलो आप प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली कहलाता है। और ये जो विनिमय दर प्रणाली है, इसमें हम दोनों फैक्टर देखते हैं,
बाजार शक्तियों द्वारा जो डिमांड और सप्लाई के माध्यम से विनिमय दर का निर्धारण होता है वह भी देखा जाता है, और यह विनिमय दर जो बाजार की शक्तियों के माध्यम से कर रहे हैं उसके बेहतर प्रबंधन के लिए इसका संचालन प्रशासनिक निकायों के माध्यम से किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में आ गया। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम हमने तीनों समझ लिए हैं, अब ये कहाँ भारत में यूज़ हुए एक बार उसको भी देख लेते हैं। एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आज़ादी से चलेंगे और फटाफट इसको निपटा लेंगे। देखो, जो स्वतंत्रता के बाद हमने जो एक्सचेंज रेट प्रणाली अपनाई थी, तब उस समय जो प्रचलित प्रणाली कौन सी थी, ब्रेटन वुड्स सिस्टम था। उसी के अनुरूप हमारे यहाँ पर विनिमय दर प्रणाली थी। यदि मैं कहूँ स्वतंत्रता के बाद होना भी था भैया, अमेरिका का दबदबा था, तो कौन सी प्रणाली हम काम में ले रहे थे, ब्रेटन वुड्स। कौन सी काम में ले रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रेटन वुड्स प्रणाली काम में ले रहे थे। कौन सी ले रहे थे, ब्रेटन वुड्स सिस्टम को ही हम यूज़ में ले रहे थे। हाँ, और ध्यान रखो उस समय जो बेसिकली क्या होता था दोस्तों, ब्रिटेन के साथ हमारे जो संबंध थे, उन संबंधों के कारण ही जो भारतीय रुपया था उसको किससे समायोजित कर रखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम में IMF के बिना किसी भी दूसरी करेंसी को आप क्या नहीं कर पाते थे, इक्विटी के रूप में समायोजित नहीं कर सकते थे। और हमारे यहाँ पर जो भारतीय रुपया था ये पाउंड स्टर्लिंग चला करता था। उस समय ब्रिटेन में पाउंड स्टर्लिंग चला करता था, उससे संबंध था। तो भारत का रुपया किससे समायोजित था, पाउंड स्टर्लिंग से था। किससे था, पाउंड स्टर्लिंग से था। किससे था मेरे प्यारे दोस्तों, पाउंड स्टर्लिंग के साथ इसका संबंध था। ध्यान आ गया। कब छूटा साहब इससे हमारा साथ, 1975 में भारत का रुपया पाउंड स्टर्लिंग से हमने इसका अपना साथ छोड़ लिया। 1975 में हम इससे असंबद्ध हो गए, असंबद्ध हो गए। क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ साहब, इसके बाद का इतिहास भी देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों भारत के जो प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर थे जिनके साथ हमारा विदेश व्यापार चलता था, हमने फिर क्या किया, इन प्रमुख जो ट्रेडिंग पार्टनर थे इनकी जिस करेंसी में हम व्यापार करते थे, इन प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनरों की करेंसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक बास्केट बनाई। इस टोकरी में जैसे सपोज करो हमने डॉलर रखा, पौंड रखा, येन रखा, हाँ, जर्मनी का फ्रैंक रखा, इस प्रकार के ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखा। इस प्रकार की हमने एक बास्केट बना ली कि साहब इनसे हमारा व्यापार ज़्यादा होता है, तो इस करेंसी में हम क्या करेंगे, विनिमय करते हैं। तो इसमें ये देखा गया कि इस बास्केट के अनुसार जो डेली हम एक्सचेंज करते हैं, हाँ एक्सचेंज करते हैं, उसके आधार पर ये एक दर निर्धारित किया करते थे। ज़्यादा उसमें लोड में मत जाना, बस इतना ध्यान रखना कि जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे उसके वेटेड एवरेज के हिसाब से जिसके साथ ज़्यादा व्यापार होता था और जिसके साथ कम होता था उसका एक वेटेड एवरेज लिया जाता था। जैसे मैंने नीर रीर में आपको समझाया था, ऐसे ही उसके बाद क्या करते थे, जिनके साथ व्यापार होता था उनकी करेंसियों का, उनकी जो करेंसी थी उसका एक हमने एक मुद्रा बास्केट के अनुसार डेली जो हम एक्सचेंज रेट करते थे उनके साथ, उसके संदर्भ पर हम हमारी भारत की जो रुपये की दर है उस विनिमय दर का निर्धारण करने लगे। हाँ, और इसके बाद आप सभी जानते हैं 1990 का वह दौर जिसके बाद हमारे पास 7 दिन का पैसा बचा था मात्र पेट्रोल खरीदने के लिए। यदि हमें विदेशी जो वित्तीय संस्थान फिर नहीं देते, हमें लोन नहीं देते, तो हमारे देश में केवल हम 5-7 दिन ही क्या पेट्रोल से गाड़ी भर के चला सकते थे। तो 1990 के दशक में जब भुगतान संतुलन की कठिनाई आई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हमें अब पैसा देना है भैया फॉरेन करेंसी में, हमारे पास करेंसी था ही नहीं, मुद्रा कोष था ही नहीं, विदेशी मुद्रा को ख़त्म हो गया था। तो भुगतान संतुलन की जब कठिनाई आई मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस कठिनाई की वजह से जब बाहर के देशों ने बोला हम तुम्हें लोन दे देंगे, लेकिन कब लोन देंगे, जब आपको लिबरलाइज अपनी इकोनॉमी को करना पड़ेगा। हाँ, एक टर्म आती है 1992 में, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली आपको लेनी पड़ेगी। क्या, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली। तो 1992 में हमने उदारीकृत प्रबंधित
विनिमय दर प्रणाली, ये आधे लोगों को समझ में नहीं आती है। अब आप तो शब्दों को ध्यान में दो। मैंने क्या बोला? उदारीकृत प्रबंध प्रणाली। क्या? उदारीकृत विनिमय विनिमय दर प्रबंध प्रणाली। देखो इसमें प्रबंध भी हो रहा है, और हमने क्या मैनेज में क्या देखा था? हमने मैनेज में हमने देखा था कि जहाँ पर स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर दोनों का मिश्रित रूप हमने देखा था कि विनिमय दर तय किससे होती है? बाजार की शक्तियों के माध्यम से होती है, लेकिन उसका प्रशासकीय निकाय के माध्यम से क्या किया जाता है? प्रबंधन भी किया जाता है। अब इसमें लेकिन एक वर्ड और जुड़ गया, उदारीकृत। तो उदारीकृत वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब क्या था कि देखो प्रबंध तो होता है किसका? सरकार की कोई प्रशासनिक निकाय का मैनेजमेंट तो रहता है, लेकिन अल्टीमेटली जो विनिमय दर का जो निर्धारण होता है वो किसके माध्यम से होता है? बाजार के माध्यम से होता है। क्या? बाजार को इसमें सर्वोपरि रखते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? उदारीकृत विनिमय दर या उदारीकृत प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली। ये 1992 के बाद हमने चालू कर लिया है। क्लियर? इसके बाद आप सभी को ध्यान में होगा 1993 1993 के बाद से ही हम प्रबंधित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अपनाई गई। शब्दों को पकड़ो, अब आपको फंडे मालूम है। प्रबंधित आ गया मीन्स दोनों आ गए, स्थायी भी और परिवर्तनशील भी। कौन सी प्रणाली? प्रबंधित परिवर्तनशील विनिमय दर। परिवर्तनशील क्या? परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली। विनिमय दर प्रणाली हमने क्या करी? अपना ली। 1993 के बाद यही चल रही है, और आप सभी जानते हो इसमें एक्सचेंज रेट का निर्धारण बाजार की शक्तियों के माध्यम से होता है, मतलब डिमांड और सप्लाई के माध्यम से होता है। लेकिन इस पे ध्यान रखना, वही बात जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लेकिन यदि सरकार चाहे, हाँ, और बहुत अधिक कोई उतार चढ़ाव हो जाने पर, तो इसमें रिजर्व बैंक जो अपनी है, आरबीआई जो है, वो क्या कर सकती है? हस्तक्षेप कर सकती है। क्या कर सकती है? और आरबीआई हस्तक्षेप करके जो उतार चढ़ाव विनिमय दर में आता है उसको मैनेज कर सकती है। और कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? डॉलर को या तो खरीद लेगी या बाजार में डॉलर को बेच देगी। कौन? आरबीआई। इसके माध्यम से क्या कर लेगी? ये मैनेज कर लेगी। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, लेकिन इससे पहले आपने 92 वाली प्रणाली में क्या देखा था? मैनेज तो करती है गवर्नमेंट, लेकिन अल्टीमेटली आपको विनिमय दर किसकी अपनानी पड़ेगी? बाजार की जो फिक्स करी है उसी को अपनानी पड़ेगी। क्लियर है? वो था उदारीकृत। और 1993 में हमने कौन सा ले लिया? प्रबंधित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली को अपना लिया। क्लियर है? चलिए, आशा करता हूं कि आज का जो इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप अधिकतर बुकों में देखेंगे तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मेरे से आपसे आग्रह है कि यदि उनको पढ़ो तो उसके पहले जो आपके साथ मेरा ये डिस्कशन हुआ इसको एक बार अवश्य देख लेना चाहिए, तो आपके जो बेसिक्स फंडे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार पुनः बोल दूँ, भारत में विदेशी विनिमय दर प्रणाली हमने देखा पहला स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के हमने दो पार्ट देखे, एक स्थिर विनिमय दर प्रणाली और एक परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली। स्थिर में हमने सिंपल सी बात, सरकार के द्वारा भैया तय किया जाता है। स्थिर में हमने फिर दो पार्ट देखे, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और दूसरा ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज सिस्टम रेट हमने देखा। उसके बाद हमने दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको परिवर्तनीय या तैरती विनिमय दर प्रणाली भी कहते हैं, इसमें हमने देखा कि बाजार के माध्यम से विनिमय दर प्रणाली को हम क्या करते हैं? तय करते हैं। उसके बाद तीसरा आ गया मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको आप कहते हैं प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली। इसमें हमने दोनों का मिश्रण देखा, स्थायी का भी और परिवर्तनशील प्रणाली का भी। इसके बाद हमने देखा कि साहब ये सारा हमने समझ लिया, तो भारत में कौन सी चलती है अब ये बता दो। तो भारत में कौन सी चलती है उसके लिए हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद हमारा ब्रेटन वुड्स वाला सिस्टम काम करता था, पौंड स्टर्लिंग के साथ हमारा रुपया संबंध था, लेकिन 1975 में हमने इसके साथ छोड़ दिया नाता, और हमने उसके बाद क्या किया भैया, अपने जो ट्रेडिंग पार्टनर से जिनके साथ हमारा व्यापार होता था उनकी करेंसी को देखते हुए, उनके वेटेड एवरेज को देखते हुए हमने हमारी करेंसी का विनिमय दर का निर्धारण कर दिया। लेकिन भैया हमारे साथ दिक्कत क्या हुई, हमारे पास 1990 में ऐसा क्राइसिस आ गया भुगतान संतुलन का कि विदेश से भैया हमें इंपोर्ट करने के लिए पैसा ही नहीं था उनको, उनकी करेंसी में पैसा देने के लिए।
फिर हमको विदेश की जो अन्य वित्तीय संस्थाएं थी उनकी तरफ ताकना पड़ा। उन्होंने फिर बोला कि अपनी इकोनॉमी खोलो आप हमारे लिए, और उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता दिए कि आपका व्यापार हम करने तो आ जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ पे लाइसेंसिंग राज और ये सब बड़ी बड़ी दिक्कत आती है। हाँ, सरल बनाओ आप बिज़नेस करना। तो उनके हमने नियम कायदे माने, अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, और दबादम पश्चिम की जितनी भी कंपनियाँ थी हमारे यहाँ पर आई। उसके बाद आप सब देख ही रहे हैं। अल्टीमेटली फिर हमने 1990 के बाद 1992 में उदारीकृत प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली अपनाई। 1993 में हमने प्रबंधित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अपना ली, और इसको मैनेज कौन करता है? आरबीआई करती है। हाँ, लेकिन परिवर्तनशील होने के बाद भी यदि बाजार में बहुत अधिक उतार चढ़ाव विनिमय दर में आ जाता है, एक्सचेंज रेट में आता है कि $1 का कीमत होगी 90, 100, या $1 की कीमत 60, 65 ही रह गई, तो इसमें हस्तक्षेप कौन करता है? आरबीआई हस्तक्षेप करता है, और इस जो उतार चढ़ा हुआ है इसको मैनेज कर लेता है। कैसे कर लेता है? या तो डॉलर खरीद लेगा या डॉलर बेच देगा। जिस भी करेंसी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ा हुआ है उसमें ये जो हमारे अंकल जी बैठे हैं आरबीआई, ये खरीद बिक्री करके उसको एक स्टेबल रेट पे वापस ले आते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आज का सेशन आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है, और इसको एक बार 2 बार देख लेना। और फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पर तो नहीं, व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर देना। आपकी शंकाओं का मैं समाधान कर दूंगा। फिर 8619059759 ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, और टेलीग्राम अपना विकास शर्मा RPSC आप मिल जाएगा आपको, उस पर आप मुझे जुड़ जाना। तो इस प्रकार की जो स्लाइड्स वगैरह हैं बोर्ड की, PDF वगैरह आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए, आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। राम राम।